हेलो गाइस। मेरा नाम है लोकेंद्र। आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। ये वीडियो पार्ट है अनलॉकिंग जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। समझते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स वो सिंबल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कोई ऑपरेशन वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स पे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने किया 2+3, तो यहाँ पर जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है। यहाँ पर जो 2 एंड 3 है वो है ऑपरेंड्स, एंड इनसे जो हमें 5 मिलेगा वो होगा इनका रिजल्ट। जो ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट में वो 7 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, टर्नरी एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर। सबसे पहला जो है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, जो कि आपने पहले भी कई बार किए होंगे, जैसे कि प्लस, हाइफन फॉर सब्ट्रैक्शन, एस्टेरिस्क फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीजन, परसेंट फॉर रिमाइंडर एंड मॉड्यूलस, डबल एस्टेरिस्क फॉर एक्सपोनेंशियल, इंक्रीमेंट के लिए डबल प्लस एंड डिक्रीमेंट के लिए डबल माइनस। चलिए एक एक करके इन सारे ऑपरेटर्स को हम समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बना रहा हूँ वो है tut4.js, और पिछली वीडियोस की तरह इस वीडियो की फाइल का गिटहब रेपोजिटरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मान लीजिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए num1 एंड num2। अगर हमें ऑपरेशंस करने हैं तो हमारे पास ऑपरेंड्स भी तो होना चाहिए उनमें ऑपरेशंस करने के लिए। तो हमने ले लिया, मान लो num1 = 10 और num2 = 12, और हमने किया यहाँ पर फटाफट num1 प्लस num2। तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे अगर हमें 22 प्रिंट होकर देखने को मिल जाए, क्योंकि 10 + 12 22 होता है, हम सभी जानते हैं। और आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार इसे प्रिंट कर दूंगा और इसे मैं रेप्लिकेट करूंगा ताकि हम ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर्स को एक साथ देख पाए। और मैं एक काम करता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए इसको मैं ले लेता हूँ 24। अब जैसे ही हम कोड को रन करेंगे तो हमें प्लस ऑपरेटर जो है वो 36 दे रहा है, क्योंकि 24 + 12 36, माइनस करने पे हमें 12 मिला, मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें 288 और डिवीजन करने पर हमें 2 मिला। अब क्या हो गया, यहाँ पर 25 होता है 24 की जगह, तो हमें डिवीजन करने पर जो डेसिमल के साथ वैल्यू है वो प्रिंट होकर देखने को मिलेगी। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से आ रहे हो, फॉर एग्जांपल सी, तो उसमें अगर आप करेंगे डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ तो आपको सिर्फ 2 देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको ये डेसिमल वैल्यू के लिए अलग से कुछ ऑपरेशंस करना पड़ेंगे। लेकिन जावास्क्रिप्ट की अच्छी बात ये है कि ये पूरा डेसिमल वैल्यू भी हमें साथ में देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं, एक तो मॉड्यूलस, जो कि परसेंट ऑपरेटर हमें देता है, और दूसरा होता है डबल एस्टेरिस्क, जो कि पावर के लिए यूज़ होता है। और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको चेंज करूँगा फिर से। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया 5 एंड यहाँ पर कर दिया मान लो मैंने 2। मैं कोड को जैसे ही रन करूँगा तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो मैं 1 प्रिंट करके दे रहा है। 1 क्यों दिया? जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें रिमाइंडर देता है। मीन्स अगर हम 5 को डिवाइड करें 2 से तो हमें जो रिमाइंडर है वो 1 देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमें 1 मिला। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 4 कर देते तो हमें यहाँ पर जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमें 0 प्रिंट करके देता, क्योंकि 4 जो है वो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसके बाद जो ये डबल एस्टेरिस्क देख रहे हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, ये पावर निकालने का काम आता है। इस केस में हम कह रहे हैं कि हमें num1 की पावर जो है वो num2 चाहिए, मीन्स 4 की पावर 2। और हम जानते हैं कि 4 की पावर 2 क्या होती है, 16। अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें 16 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पर कर दें 2, इसके बाद अगर हम मान लो यहाँ पर कर दें 3, मीन्स हम कह रहे हैं कि हमें 4 की पावर 3 चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो 4 की पावर 3 है वो 64 होती है। तो इस केस में ये होगा 4 × 4 × 4।
इसके बाद जो दो ऑपरेटर्स होते हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर होते हैं, जो कि होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा और फटाफट यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। मैं जल्दी जल्दी इसको लिख लूँ पहले, और मैं यहाँ से भी इसको हटाऊँगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। मैं फाइल को सेव करूँगा और कोड को रन करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर मैं फाइल को सेव करूँ, कोड को रन करूँ, तो हमें यहाँ पर 4 मिल रहा है। नंबर हमने किया num1, उसमें हमने उसकी वैल्यू थी 4 और हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर दिया तो हमें 4 एज इट इज प्रिंट होकर मिल गया। तो क्या कुछ नहीं हुआ? चले देखते हैं। अगर हम जो num1 की वैल्यू है वो दोबारा से प्रिंट करें तो अब हमें 5 प्रिंट होकर देखने को मिल रहा है। मीन्स इसने क्या किया, इसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने num1 में 1 ऐड कर दिया। कुल मिलाकर ये ऐसे करता है कि num1 इक्वल टू num1 प्लस 1। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो जिस भी वेरिएबल में हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं उसमें सिंपली 1 ऐड कर देता है, लेकिन ये जो 1 ऐड करता है ये एक लाइन बाद में करता है। क्या मतलब, अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल के बाद में किया है तो जो इंक्रीमेंट है वो एक लाइन बाद में होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब हमने num1 प्लस प्लस किया तो हमें एज इट इज़ 4 ही प्रिंट होकर देखने को मिला, जो कि num1 की इनिशियल वैल्यू भी थी। लेकिन जब हमने num1 की वैल्यू को बाद में प्रिंट कराया तो हमें 5 प्रिंट होकर देखने को मिला। तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर हम num1 में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ वेरिएबल के पहले करें तो हमें 5 पहले ही देखने को मिल जाएगा? जी हाँ। अगर हम अब कोड को रन करेंगे तो हमें 5 उसी लाइन में देखने को मिल रहा है जिस लाइन में हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया था। सिमिलर होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर हम यहाँ पर, मैं पहले तो इन दोनों को कमेंट आउट कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर मैंने यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया तो ये होता है कुछ इस प्रकार से कि num1 इक्वल टू num1 माइनस 1। और अगर मैं कोड को सेव करूँ, फाइल को रन करूँ, तो आपको जो num1 में हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया वो हमें एज इट इज़ 4 ही प्रिंट होकर देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि num1 की वैल्यू डिक्रीज तो हुई लेकिन एक लाइन बाद। अगर आप पहले की तरह num1 की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो अब आपको 4 नहीं बल्कि 3 प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। उसी लाइन में तो 4 मिलेगा, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन में जब आप num1 को एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह ही अगर आप जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ है वो आप अगर वेरिएबल के पहले करेंगे तो आपको उसी लाइन में जो वैल्यू है वो डिक्रीज होकर मिल जाएगी। जैसे कि इस केस में हमें 3 उसी लाइन में डिक्रीज होकर मिल गया। चलिए, आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ और आपको इसका आउटपुट अपने मन में सोचना है या कमेंट करके बताना है कि क्या आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर किया num1 प्लस प्लस, और सिमिलरली मैंने यहाँ पर भी किया num1 प्लस प्लस। उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया प्लस प्लस num, और यहाँ पर भी मैं कर दूंगा प्लस प्लस num। देन मैंने यहाँ पर माइनस माइनस कर दिया और यहाँ पर भी कर दिया मैंने माइनस माइनस। इसके बाद मैंने, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। वीडियो को पॉज कीजिए और मन में सोचिए कि जब हम इन सब की वैल्यूज़ को प्रिंट कराएंगे तो क्या हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है अब तक आपने सोच लिया होगा वीडियो को पॉज करके कि इन सब का आउटपुट क्या आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन सब का आउटपुट क्या हो सकता है। जब हम num1 को प्लस प्लस करेंगे तो हमें जानते हैं कि हमने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ है वो वेरिएबल के बाद में किया है। मीन्स जो हमें इंक्रीज होकर वैल्यू मिलेगी वो उसी लाइन में नहीं मिलेगी बल्कि एक लाइन बाद में मिलेगी। तो इस लाइन में हमें एज इट इज़ 4 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जब हमने नेक्स्ट लाइन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया तो हमने वेरिएबल के पहले किया, लेकिन इस लाइन में जो num1 की वैल्यू थी वो ऑलरेडी 4 से इंक्रीज होकर 5 हो चुकी थी, क्योंकि हमने इस लाइन में उसे इंक्रीज किया था। और जब यहाँ पर 5 हुई तो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर फिर से उसे इंक्रीज कर देगा, तो यहाँ पर हमें 6 देखने को मिलेगा। और 6 हमें क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है वेरिएबल से पहले। इसके बाद जब हमने यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया
और हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है वेरिएबल से पहले, तो हमें जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू डिक्रीज होने के बाद हमें इसी लाइन में प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। तो ये जो नंबर की वैल्यू है वो अगेन 5 हो जाएगी। एंड अगेन उसके बाद हमने किया फिर से डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़, लेकिन वेरिएबल के बाद, तो हमें जो वैल्यू है वो एज इट इज़ 5 ही प्रिंट होकर देखने को मिलेगी। और इस लाइन तक जो नेक्स्ट लाइन में हमने नंबर की वैल्यू को एक्सेस किया है या प्रिंट किया है, उस लाइन में हमें वैल्यू डिक्रीज होकर 4 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगी। चलिए हम कोड को रन करते हैं और अपना आउटपुट चेक करते हैं। तो मैंने कहा कि हमें मिलेगा 46554, हमें एग्जैक्टली वही मिल रहा है 4655 एंड देन 4। उम्मीद है कि आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ आया होगा। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर टाइप की तरफ। जो नेक्स्ट ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि यूज़ किए जाते हैं वैल्यूज़ को वेरिएबल में असाइन करने के लिए, जैसे कि इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। अब ये क्या होते हैं चलिए जानते हैं। तो ये थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, ARITHMETIC। इसके बाद हम जानेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, आपको पता है कि अगर हम लिखते हैं लेट, मान लो असाइनमेंट इक्वल 12, तो यहाँ पर जो इक्वल टू का यूज़ किया है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि वैल्यूज़ को किसी वेरिएबल में असाइन करने का काम आता है। इसके बाद आता है एक प्लस इक्वल टू ऑपरेटर जो कि ऐड करता है और असाइन करता है। मान लो हमने लिखा असाइनमेंट प्लस इक्वल टू और यहाँ पर दे दिया 10, तो इसका मीनिंग है कि असाइनमेंट में, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर पेस्ट करूँगा, कि असाइनमेंट में प्लस कर दो 10 को और उसे हम असाइनमेंट में ही ले लेंगे। मीन्स हमने किया कि असाइनमेंट में रीअसाइन कर दो असाइनमेंट की जो भी वैल्यू है और उसमें 10 ऐड करके। अगर हम प्रिंट करेंगे असाइनमेंट को कोड को रन करेंगे तो हमें 22 प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। और इन ऊपर वाले कमेंट्स को मैं पहले कमेंट आउट कर दूंगा ताकि कोई अननेसेसरी प्रिंट्स हमें ना देखने को मिले। अब अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें 22 देखने को मिलेगा। इसने क्या किया, इसने असाइनमेंट की वैल्यू थी 12 और जो ऐड एंड असाइन ऑपरेटर है उसने 10 को 12 में ऐड कर दिया और असाइनमेंट ऑपरेटर में दोबारा से रीअसाइन कर दिया। सिमिलरली होते हैं माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू और डिवीजन इक्वल टू, उसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। इन सब का यही मतलब होता है जो मैंने अभी आगे लिख दिया है, ये सिमिलर ही है। तो उम्मीद है कि मुझे आपको इन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑपरेटर्स की तरफ जो कि होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न बूलियन ट्रू और फॉल्स। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो दो या दो से अधिक वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये ट्रू या फिर फॉल्स हमें रिटर्न करके देते हैं। चलिए समझते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को एक एक करके। मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं। अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमारे पास वेरिएबल तो होना चाहिए। मान लो मैंने ले लिया num3 इक्वल टू 10 और हमने ले लिया अगेन num4 इक्वल टू 10 और हमने इस पर किया डबल इक्वल टू num3 डबल इक्वल टू num4। और अगर हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें ट्रू प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा क्योंकि जो num3 है वो num4 के बराबर है, हम देख ही सकते हैं। इसी प्रकार होता है नॉट इक्वल टू। यहाँ पर एक इक्वल हटा के नॉट लगा देंगे, इसे नॉट का साइन कहते हैं। और अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें फॉल्स प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि num3 जो है वो num4 के बराबर नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं जो num3 है वो num4 के बराबर है, इसलिए हमें फॉल्स प्रिंट होकर देखने को मिला। इसी प्रकार अगर हम बोलें कि num3 जो है वो ट्रिपल इक्वल टू num4 के बराबर है और num3 जो है वो नॉट डबल इक्वल टू num4। अगर हम कोड को सेव करेंगे, फाइल को रन करेंगे और बेटर क्लैरिटी के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये था डबल इक्वल टू। फाइल को सेव करूँगा, कोड को रन करूँगा तो देखिए डबल इक्वल टू ने हमें ट्रू रिटर्न करके दिया क्योंकि जो 10 है 10 के बराबर है, हम देख ही सकते हैं। और 10 के बराबर है और हमने बोला क्या जो num3 है वो num4 के बराबर नहीं है, तो इसने फॉल्स रिटर्न करके दिया कि नहीं num3 जो वो num4 के बराबर है। उसके बाद हमने जब ट्रिपल इक्वल टू साइन लगाया और चेक किया कि num3 num4 के बराबर है
तो भी हमें इसने ट्रू रिटर्न करके दिया। और जब हमने चेक किया कि क्या num3 num4 के बराबर नहीं है यूजिंग नॉट डबल इक्वल टू, तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दिया। तो क्या इसका ये मतलब है जो डबल इक्वल टू है वो इक्वल होता है ट्रिपल इक्वल टू के, और जो नॉट इक्वल टू है वो इक्वल होता है नॉट डबल इक्वल टू के? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10 स्ट्रिंग में। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इसका डेटा टाइप है नंबर और इसका डेटा टाइप है वो है एक स्ट्रिंग। अगर अब हम कोड को रन करेंगे तो हमें डबल इक्वल टू ने ट्रू रिटर्न किया क्योंकि 10 10 के बराबर होता है, और नॉट इक्वल टू ने हमें फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि 10 10 के बराबर होता है और हम कह रहे हैं कि बराबर नहीं है। लेकिन जब हमने ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से दोनों के बीच कंपेयर किया तो हमें फॉल्स रिटर्न होकर मिला, क्योंकि जो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो वैल्यू के साथ साथ उसके डेटा टाइप को भी चेक करता है। मींस उसने सबसे पहले चेक किया क्या 10 10 के बराबर है, तो उसको मिला हाँ कि 10 10 के बराबर है। लेकिन उसने जब चेक किया क्या जो num3 का डेटा टाइप है जो कि है नंबर और num4 का डेटा टाइप जो कि है एक स्ट्रिंग, क्या दोनों बराबर है, तो उसे मिला नहीं, दोनों बराबर नहीं है, और इसने हमें फॉल्स रिटर्न करके दे दिया। और सिमिलरली जो हमने num3 नॉट डबल इक्वल टू num4 किया तो हमें उसने ट्रू रिटर्न करके दिया, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं क्या num3 num4 के बराबर नहीं है, तो उसे मिला हाँ num3 तो num4 के बराबर नहीं है क्योंकि दोनों का डेटा टाइप ही डिफरेंट है, इसलिए इसने हमें ट्रू रिटर्न करके दिया। कुल मिलाकर जो डबल इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू है वो वैल्यूज़ को चेक करते हैं, और ट्रिपल इक्वल टू एंड नॉट डबल इक्वल टू जो है वो वैल्यूज़ के साथ साथ डेटा टाइप को भी चेक करते हैं। इसके बाद आता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू। ये सब तो आपको आते ही होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक दो बता देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए मैंने किया कि यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इसको रेप्लिकेट करके मैंने कर दिया मान लो लेस देन, और मैंने यहाँ पर मान लो वैल्यू ले ली, क्या मान लो मैं ले लेता हूँ 5। मैं कोड को सेव करूँगा, फाइल को रन करूँगा, तो आपको पता है कि ग्रेटर देन हमें ट्रू रिटर्न करके देगा क्योंकि 10 5 से बड़ा होता है, लेकिन लेस देन हमें फॉल्स रिटर्न करके देगा क्योंकि जो 10 है वो 5 से छोटा नहीं होता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं कंबाइन या फिर मैनिपुलेट करने के लिए बूलियन वैल्यूज़ को। चलिए समझते हैं कि कहने का क्या मतलब है। इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हमें अननेसेसरी प्रिंट्स ना देखने को मिले। हम आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पर। सबसे पहला लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है वो होता है एंड एंड। मान लीजिए हमने लिखा, हम इन्हीं दो वैल्यूज़ को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिखा num5 जो है वो ग्रेटर देन है num5 नहीं सॉरी num3 जो है वो ग्रेटर देन है num4 के। तो आप देख सकते हैं कि हम num3 जो है वो num4 से बड़ा है। उसके बाद हमने लगाया एंड एंड, फिर हमने चेक किया क्या num3 जो है वो इक्वल टू भी है 10 के, तो क्या num3 10 है, तो हाँ num3 इक्वल है 10 के। और जब ये कंडीशन भी ट्रू हो जाए और ये कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो जो एंड एंड ऑपरेटर है वो हमें ट्रू रिटर्न करके देता है। अगर हम फाइल को सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दोनों ही कंडीशंस थी एंड एंड के लेफ्ट एंड राइट साइड पर वो दोनों ट्रू थी। मीन्स अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें एंड एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करके देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम यहाँ पर 10 की जगह 1 कर दें, तो अब जो हमारी ये वाली कंडीशन है कि num3 जो है वो 10 के इक्वल है, ये हमारी फॉल्स हो जाएगी, और अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें फॉल्स प्रिंट होकर देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है और ऑपरेटर। एंड और ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न करके देता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर क्या एक भी कंडीशन ट्रू है? num3 num4 से बड़ा है क्या? जो num3 की वैल्यू है वो है 1 और num4 की वैल्यू जो है वो 5। num3 जो है वो num4 से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही जो num3 की वैल्यू है वो 10 है। मान लो मैं यहाँ पर करते हैं 17, तो अब जो num3 है वो num4 से बड़ा हो गया। अगर हम कोड को रन करेंगे तो हमें ट्रू देखने को मिलेगा क्योंकि हमारी एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। कुल मिलाकर और ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, एंड ऑपरेटर जो होता है वो ट्रू रिटर्न करता है अगर सारी कंडीशंस ट्रू हो, और अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो तो हमें दोनों ही ऑपरेटर्स जो हैं वो फॉल्स रिटर्न करके देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर मैं 17 से 1 कर दूँ अगेन और कोड को रन करूँ, तो दोनों ही केसेस में हमें फॉल्स मिल रहा है, क्योंकि एंड ऑपरेटर के बारे में तो आपको पता है कि अगर कि num3 जो है वो 10 नहीं है तो हमें फॉल्स देखने को मिलेगा, ऑब्वियस है। और यहाँ पर ना तो num3 num4 से बड़ा है और ना ही num3 की जो वैल्यू है वो 10 है, तो इसलिए हमें फॉल्स मिला। इसके बाद होता है नॉट ऑपरेटर, जिसे लॉजिकल नॉट भी कहते हैं।
ये सिंपली क्या करता है, ट्रू वैल्यू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ पर लिखें, इनको पहले मैं कमेंट आउट कर दूंगा और मैंने मान लो यहाँ पर लिखा नॉट ट्रू, तो हमें फॉल्स प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। और अगर इससे भी बेटर मैं एग्जांपल दूँ तो इसको मैं रेप्लिकेट करता हूँ। आपको पता है कि यह मैं फॉल्स रिटर्न करके दे रहा था और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको एक पैरेंथेसिस में रैप किया और इसके आगे नॉट ऑपरेटर का यूज़ कर दिया। पहले हमें ये जो था ये फॉल्स रिटर्न करके दे रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने इसे रैप करके इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगाया, तो अब हमें ये ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि जो नॉट ऑपरेटर है वो ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। इसके बाद जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। इसके बाद जो टर्नरी ऑपरेटर है उसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे, जब हम इफ एल्स कंडीशन या और स्विच कंडीशंस पढ़ चुके होंगे, तो आपको टर्नरी ऑपरेटर बेटर समझ में आएंगे। और टाइप ऑफ ऑपरेटर को तो हम पहले भी वीडियोज़ में कई बार देख चुके हैं। अगर आपने मेरी डेटा टाइप वाली वीडियो देखी होगी, जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो हमें सिंपली उस वेरिएबल का टाइप रिटर्न करके दे देता है। मान लो अगर मुझे चाहिए, मैं लॉग करूँ टाइप ऑफ और स्पेस दूँ और मान लो मुझे चाहिए num3 का टाइप क्या है, तो मैं दे दूंगा स्पेस num3। मैं फाइल को सेव करूंगा, कोड को रन करूंगा, तो मुझे नंबर प्रिंट होकर देखने को मिल जाएगा। तो ये था ऑपरेटर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम स्ट्रिंग को और इन डेप्थ पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।